नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, द मिड पॉइंट ऑफ whose sides are d of 1, 2, -3, e of 3, 0, 1 and f of -1, 1, -4। देखो इस क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ठीक है, कि फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, द मिड पॉइंट ऑफ whose sides are d of 1, 2, -3, e of 3, 0, 1 and f of -1, 1, -4। ठीक है, क्या कह रहा है, मिड पॉइंट ऑफ whose sides, है ना, मिड पॉइंट ऑफ whose sides। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट का क्या फंडा है, तो पहले हमें इसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और आपसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, आपको ट्राइंगल की सेंट्रोइड निकालना है, ठीक है ना, क्या करना है, आपको ट्राइंगल का सेंट्रोइड बताना है कि ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है वो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले ये जो मिड पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, इसका क्या फंडा है, इसको देखेंगे तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 12, है ना, सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले भाई साहब यहाँ पे एक ट्राइंगल हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, बढ़िया सा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे एक ट्राइंगल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये आपका ए है, ये क्या है आपका बी है, और ये आपका यहाँ पे क्या है, सी है ना, ये क्या है आपका यहाँ पे सी है। ठीक है, अब जब हम, ठीक है ना, जब हम लाइन, है ना, या फिर देखिए जब हम बी में से AC को परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, अगर B से हम AC के ऊपर परपेंडिकुलर डालें तो ऐसा बनेगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम, ठीक है ना, अगर हम C में से AB के ऊपर परपेंडिकुलर डालें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, C में से अगर हम AB के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो लाइन है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, जो आपकी लाइन है कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, और अगर आप A में से अगर BC के ऊपर परपेंडिकुलर डालें तो जो लाइन है वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी, जो लाइन है वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है द कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस थ्री लाइंस। ठीक है, जब आप तीनों वर्टेक्स में से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हो, है ना, जब आप तीनों वर्टाइसेस में से उसके अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हो तो उन तीनों परपेंडिकुलर लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, सेंट्रोइड कहलाता है। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका G, है ना, ये क्या हो गया आपका G, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोइड G, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोइड G कहते हैं ना, सेंट्रोइड। जैसे नेहरा जी होता है ना, आप अगर क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता होगा नेहरा जी, वैसे ये हमारा क्या होता है, सेंट्रोइड G होता है। ठीक है ना, क्या होता है, सेंट्रोइड G होता है। ठीक है, अब इसी के कोऑर्डिनेट्स हमें पूछे गए ना, इसी के कोऑर्डिनेट्स हमें पूछे गए हैं कि फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है ना, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, लेकिन इसके लिए हमें क्या बोला गया है कि मिड पॉइंट ऑफ whose sides are D, E, F, ना, मिड पॉइंट ऑफ whose sides are D, E, F, है ना, D, E, F। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मिड पॉइंट का मतलब क्या है, मिड पॉइंट का मतलब क्या है। अब देखिएगा मेरी बात यहाँ पे ध्यान सुनिएगा कि यहाँ पे ये जो लाइन, जब वर्टाइसिस में से हमने जो लाइन ए ड्रॉ की गई है, जो वर्टाइसिस में से लाइन ड्रॉ की गई है जो BC को परपेंडिकुलर है, ठीक है, जब हम, ठीक है ना, जब हम किसी भी वर्टाइसिस में से कोई लाइन, कोई परपेंडिकुलर डालते हैं उसकी अपोजिट साइड के ऊपर, ठीक है, तो जो लाइन होती है वो क्या करती है, अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। बात मेरी ध्यान से सुनिए, जब आप वर्टाइसिस में से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या फिर वर्टाइसिस में से कोई परपेंडिकुलर डालते हैं BC के ऊपर, है ना, किसके ऊपर, उसके अपोजिट साइड के ऊपर, ठीक है, तो लाइन जो है वो क्या करती है, अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ना, क्या करती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब मान लीजिए कि अगर ये पॉइंट D है आपका, ये पॉइंट अगर आपका D है तो ये पॉइंट D क्या करता है, BC को इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करता है। पॉइंट D जो है वो क्या करता है, तो BC को इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करता है। वैसे ही मान लीजिए कि अगर ये वाला पॉइंट आपका E है ना, ये वाला पॉइंट आपका E है तो पॉइंट E क्या BC को इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करेगा। और ये अगर आपका पॉइंट F है ना, ये अगर आपका पॉइंट F है तो पॉइंट F क्या करेगा, AB को इक्वल डिस्टेंस
डिस्टेंस में डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, वर्टेक्स सी में से AB के ऊपर परपेंडिकुलर डाला हुआ है, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या करती है, अपोजिट साइड को इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करती है। तो पॉइंट F जो है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा किसका, AB का। पॉइंट E जो है वो किसका मिड पॉइंट होगा, EC का। और पॉइंट D जो है वो आपका किसका मिड पॉइंट होगा, BC का। तो इसी मिड पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है ना, यही मिड पॉइंट हमें यहाँ पे दिया गया है। देखो D के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने दिए गए हैं, तो D के कोऑर्डिनेट्स दिए गए 1, 2, -3, ठीक है। उसके बाद E के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने दिए गए हैं, 3, 0, 1। और जो आपका F है इसके जो कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं वो क्या है, -1, 1, कॉमा कितना है, -4 है, ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। D के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 1, 2, -3। E के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 3, 0, 1। और जो F है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, 1, -4, ठीक है। तो क्या आपको मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया कि मिड पॉइंट वाला फंडा क्या है ट्रायंगल में। जब आप किसी भी वर्टाइसेस से उसके अपोजिट साइड के ऊपर आप लाइन डालते हो या फिर कोई परपेंडिकुलर लाइन डालते हो, तो वो लाइन जो है वो क्या करती है, वो लाइन जो है वो क्या करती है, अपोजिट साइड को इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करती है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या करेगा, तो लाइन BC को इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करेगा, मतलब पॉइंट D is a mid point of the BC। वैसे ही पॉइंट E is a mid point of the AC, ठीक है। और पॉइंट -F जो है वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा इसका EB का। अब आप पूछोगे कि सर क्या इसके ऊपर से हम लोग सेंट्रोइड निकाल सकते हैं, है ना। ये इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है ना, ये वाला इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है और हमसे ये पूछा गया है कि भाई साहब बताओ कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमने सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसेस अवेलेबल हो, अगर आपके पास ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसेस अवेलेबल हो तो उस ट्रायंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो। लेकिन क्या यहाँ पे हमें ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसेस की कोऑर्डिनेट्स दी गई है? नहीं दी गई है ना। यहाँ पे क्या हमें ट्रायंगल की वर्टाइसेस की कोऑर्डिनेट्स दी गई है? क्या नहीं दी गई है, मतलब ट्रायंगल की वर्टाइसेस नहीं दी गई है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द सेंट्रोइड G, अगर हमें सेंट्रोइड G फाइंड करना है ना, अगर हमें सेंट्रोइड G फाइंड करना है तो सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल की वर्टाइसेस फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। अगर हमें सेंट्रोइड G निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल ABC में जो A, B और C जो ट्रायंगल के वर्टाइसेस है इनका कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना पड़ेगा। और इनके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसके लिए बोला गया है कि E is a मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, A, B और C का यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द वर्ड कॉर्ड, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 12 गिवन, ऐसे लिखिएगा गिवन D of 1, 2, -3, D of 1, 2, -3। देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, E of 3, 0, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 3 of 0, 1 एंड C of, ठीक है, सॉरी F of, ठीक है ना, F of -1, 1, 4 are the midpoints of triangle A, B and C, of triangle क्या, A, B और C, ठीक है। तो D, E, F जो है वो क्या है, मिड पॉइंट्स है। किसके मिड पॉइंट्स है, तो ट्रायंगल A, B, C के मिड पॉइंट्स है, ठीक है ना। किसके मिड पॉइंट्स है, तो ट्रायंगल A, B, C के यहाँ पे मिड पॉइंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा लेट, ठीक है, लेट A of x1, y1, z1, let A of x1, y1, z1, B of x2, y2, z2, let A of x1, y1, z1, B of x2, y2, z2 and C of, ठीक है ना, C of x3, y3, z3, x3, y3, z3 are the vertices of triangle ABC, ठीक है ना, और the vertices of the triangle ABC, ठीक है। तो हमने क्या अज्यूम किया, A of x1, y1, z1,
B of x2, y2, z2, ठीक है, एंड C of x3, y3, z3 जो है वो यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल की वर्टाइसेस है, ट्राइंगल ABC की वर्टाइसेस है। मतलब ये जो A है इसके कोऑर्डिनेट्स, इसकी वर्टाइसेस क्या हो गई यहाँ पे x1, y1, ठीक है। जो B दिया हुआ है इसकी वर्टाइसेस क्या हो गई x2, y2, z2, ठीक है। और ये जो C है इसकी वर्टाइसेस क्या हो गई x3, y3, कितना z3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा सिंस, ठीक है, सिंस, ठीक है, सिंस E जो है वो क्या है, E इज अ मिड पॉइंट, E इज, ठीक है, ऐसे लिखिएगा, सिंस E इज the midpoint, is the midpoint of, ठीक है, of AC, ठीक है ना, of AC, ठीक है। तो यहाँ पे देखो E जो है वो क्या है, AC का है ना, E जो है वो यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AC का। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। E के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, देखो E का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 के बराबर देखो E का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो A का x कोऑर्डिनेट कितना है, x1 है, और यहाँ पे C का x कोऑर्डिनेट कितना है, x3 है, तो ये कितना हो जाएगा, x1 प्लस x3 बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, x1 प्लस x3 बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी का मतलब क्या होता है, तो इसी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना, ये जो 2 है इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 6, दैट इज x1 प्लस x3 के बराबर में आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, है ना, इसको हम यहाँ पे क्या दे देंगे, तो इसको भी यहाँ पे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखना, ठीक है ना, वैसे यहाँ पे देखना सिंस, ठीक है, सिंस यहाँ पे D जो है वो क्या है, तो D सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला से ना, तो हमने x कोऑर्डिनेट निकाल लेना, y कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे ये जो E है इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है ना, y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, तो ये 0 के बराबर में, ठीक है। यहाँ पे देखना पॉइंट A और C के y कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट क्या है, y1 प्लस पॉइंट C का y कोऑर्डिनेट कितना है, y3, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y3 बाय 2, इंप्लाइज यहाँ पे देखना ये 2 जो है इसको 0 की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा y1 प्लस y3 के बराबर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, ठीक है ना, इसको हम क्या दे देंगे यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखना पॉइंट E का जो z कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 1, तो 1 के बराबर में कितना हो जाएगा, देखो पॉइंट A का z कोऑर्डिनेट कितना है, y1 है, तो ये हो जाएगा y1 प्लस पॉइंट C का z कोऑर्डिनेट कितना है, सॉरी z कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्चुअली z1 होना चाहिए था ना, क्या होना चाहिए था यहाँ पे z1, हमने बाय मिस्टेक यहाँ पे y1 लिख दिया, तो ये हो जाएगा आपका कितना, z1, ठीक है ना, z1, ठीक है। तो ये होगा आपका यहाँ पे z1, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इज इक्वल्स टू, है ना, 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका z1 प्लस यहाँ पे देखना यहाँ पे z कोऑर्डिनेट कितना है, z3, तो ये हो जाएगा z1 प्लस z3 बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इस 2 को उधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा आपका z1 प्लस z3 के बराबर में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे क्या दे देंगे, तो यहाँ पे इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। देखो बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे हमने कैसे किया, तो यहाँ पे हमने इसको कैसे सॉल्व किया, तो बात सुनिएगा पहले। मिड पॉइंट फॉर्मूला सबको पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए मैं एक बार आपको बता दूं यहाँ पे आइडिया के लिए, मान लीजिए कि अगर ये लाइन सेगमेंट AB है कोई, है ना, AB है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1, ठीक है, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स है आपके x2, y2, कितना z2, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट होगा, है ना, जो पॉइंट B, अगर पॉइंट C जो है वो AB को इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करता है ना, अगर कोई लाइन सेगमेंट AB जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1 और B के कोऑर्डिनेट्स है आपके x2, y2, z2, ठीक है, और पॉइंट C जो है अगर AB को इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करता है तो पॉइंट C को हम लोग क्या कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं, किसका, A और B का, है ना, किसका मिड पॉइंट कहते हैं, किसका, A और B का। अगर C जो है वो AB को इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करे तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू A का x कोऑर्डिनेट कितना है, x1, B का x कोऑर्डिनेट कितना है, x2 बाय कितना हो जाएगा, 2,
y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, y1 + y2/2, ठीक है। और यहाँ पे z कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, z1 + z2/2। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, उसी कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पे यूज किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, तो x कोऑर्डिनेट कितना था 3, तो 3 के बराबर में क्या हो गया, x1 + x3/2, ठीक है। y कोऑर्डिनेट हमें कितना दिया गया था, 0 दिया गया था, तो 0 के बराबर में कितना हो गया, y1 + y3/2, ठीक है। और जो c के कोऑर्डिनेट्स है वो आपको कितने दिए गए हैं, x3, y3, जो यहाँ पे z के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 1 है, तो 1 = कितना हो गया, ठीक है। z का कोऑर्डिनेट कितना है, 1, तो 1 = कितना हो गया, z1 + z3/2। उसी को आप क्या लिख सकते हैं, z1 + z3/2, ठीक है। इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, मैं आपको पहले बता दूं, जैसे पॉइंट E का यूज करके हमें यहाँ पे 3 इक्वेशंस मिले, वैसे ही पॉइंट D का यूज करके भी हमें यहाँ पे 3 इक्वेशंस मिलेंगे, पॉइंट C का यूज करके भी हमें क्या मिलेंगे, इन तीन इक्वेशंस मिलेंगे। इन सारे इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे, है ना, इन सारे इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद, इन सारे इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3 की वैल्यू मिलेगी। सो देयरफॉर वी विल बी अवेलेबल, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे a, b और c के क्या मिलेंगे, कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। अगर इन तीनों के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, देन इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंट्रोइड G जो है इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ लिखिएगा, इसको तो हम पहले इरेज कर देंगे, देन यहाँ पे देखिए, देन यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया क्या हमारा एक इक्वेशन नंबर 1 2 3, ठीक है ना। लिखिएगा सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस, ठीक है ना, सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, है ना। D जो है वो किसका मिड पॉइंट है, तो भाई साहब BC का मिड पॉइंट है ना। D किसका मिड पॉइंट है, तो BC का मिड पॉइंट है। देखो D का यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर में, ठीक है। यहाँ पे देखना B का जो x कोऑर्डिनेट कितना है, x2 है, और C का x कोऑर्डिनेट कितना है, x3 है, तो ये हो जाएगा x2 + x3y कितना 2, है ना। कितना हो जाएगा, x2 + x3y कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो दिस विल इंप्लाइज, ये देखो 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, x2 + x3 के बराबर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम दे देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4, है ना, क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखना पॉइंट D का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 के बराबर में, 2 के बराबर में B और C के क्या है, तो ये हो जाएगा y2 + y3, y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस 2 को आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, y2 + y3 के बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर क्या, 5, है ना। इसको हम क्या दे देंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे, ठीक है ना। क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पे जो पॉइंट D का z कोऑर्डिनेट है वो कितना है, -3 है, तो ये -3 के बराबर में कितना हो जाएगा, तो -3 के बराबर में हो जाएगा आपका कितना, z1 + z2, है ना, z1 + z2 बाय, सॉरी BC का z कोऑर्डिनेट कितना है, B का z कोऑर्डिनेट कितना है, z2, तो ये हो जाएगा z2 प्लस C का z कोऑर्डिनेट कितना है, z3, तो ये हो जाएगा z2 + z3/2, ठीक है। इसी को आगे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये जो 2 आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप -3 की तरफ शिफ्ट कर दो, 2 × -3 कितना हो जाएगा, -6, तो z2 + z3 के बराबर में आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, -6 मिलेगा। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 6, है ना। इसको हम यहाँ पे क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 6 दे देंगे, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे देखो पॉइंट F जो है वो क्या है, AB का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस, ठीक है, सिंस F is a midpoint, F is a midpoint, F is a midpoint of AB, है ना। किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे देखना पॉइंट F का x कोऑर्डिनेट कितना है, -1 है ना। पॉइंट F का x कोऑर्डिनेट कितना है, -1 है, तो ये -1 के बराबर में देखो कितना हो जाएगा। A का x कोऑर्डिनेट कितना है, x1 है, B का x कोऑर्डिनेट कितना है, x2 है, तो ये हो जाएगा x1 + x2, y कितना हो जाएगा, 2 को इधर शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो जाएगा आपका x1 + x2 = कितना हो जाएगा, -2। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 7, है ना। इसको हम क्या दे देंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 दे देंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखना पॉइंट F में y कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, तो ये 1 के बराबर में
पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट कितना है, सॉरी ए का y कोऑर्डिनेट कितना है y1, b का y कोऑर्डिनेट कितना है y2, तो ये हो जाएगा y1 plus y2 by 2, दिस विल इंप्लाइज 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा y1 plus y2 के बराबर में यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे 8। और वैसे ही यहाँ पे देखो पॉइंट f का जो z कोऑर्डिनेट है वो कितना है -4 है, तो ये आ जाएगा -4 के बराबर में, इधर नोट कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -4 के बराबर में पॉइंट A का z कोऑर्डिनेट कितना होगा z1, पॉइंट B का z कोऑर्डिनेट कितना होगा z2 बाय कितना आ जाएगा 2, इसमें से 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका z1 plus z2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका -8 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, तो z1 plus z2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे -8 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसको आप दे दीजिएगा क्या, इक्वेशन नंबर 9, ठीक है, इसको आप क्या देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 9 दे देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे कितने इक्वेशंस मिले हैं, टोटल 9 इक्वेशंस मिले हैं, ठीक है ना, कितने इक्वेशंस मिले हैं, तो 9 इक्वेशंस मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि x1 x2 x3 आपको किन किन इक्वेशंस में दिख रहा है, तो x1 x2 x3 आपको याद रखो, x1 x3 इक्वेशन नंबर 1 में है, इक्वेशन नंबर किस में है 4 में है, और इक्वेशन नंबर 7 में है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग, ठीक है, सॉल्विंग, देखो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 7 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 देखना क्या दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x1 plus x3 is equals to 6, x1 plus x3 is equals to कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, x2 plus x3 is equals to कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर क्या है ये आपका 2, ठीक है। और इक्वेशन नंबर आपका 7 जो है वो क्या है, x1 प्लस कितना है, x1 प्लस x2 के बराबर में कितना दिया हुआ है -2, इसको आप दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर कितना 7। इन तीनों को, सॉरी ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 4, ये क्या है आपका इक्वेशन नंबर 7। इन तीनों को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा, x1 y1 और x3 का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। देखो कैसे, तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करिए, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 का एलएचएस क्या है, x1 plus x3 माइनस इक्वेशन नंबर 4, सॉरी इक्वेशन नंबर 4 है ना, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 देखो क्या है एलएचएस x2 plus x3, ठीक है ना, x2 plus x3, और इसके बराबर में कितना हो जाएगा 6 minus 2 हो जाएगा। इसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये होगा आपका x1 plus x3 के माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस x2, ये हो जाएगा माइनस x3, इसके बराबर में 6 minus 2 जो है वो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, है ना, 6 minus 2 जो है ये आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो प्लस x3 माइनस x3 कैंसिल, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 के बराबर में कितना 4, इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर क्या दे सकते हो 10 दे सकते हो। नाउ इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 10 को देखो, इक्वेशन नंबर 7 में क्या है, x1 plus x2 is equals to -2, है ना, और इक्वेशन नंबर 10 में क्या है, x1 minus x2 is equals to 4। तो अगर इक्वेशन नंबर 7 प्लस इक्वेशन नंबर 10 किया जाए, है ना, इक्वेशन नंबर 7 प्लस इक्वेशन नंबर 10 किया जाए तो यहाँ पे देखना इसका एलएचएस क्या है, x1 minus x2, इसका एलएचएस क्या है x1 plus x2, तो x1 plus x1 कितना हो जाएगा 2x1 हो जाएगा। इसके बराबर में देखना ये प्लस x2 minus x2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखना ये -2 plus 4 है, -2 plus 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो x1 के बराबर में आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है ना, x1 के बराबर में आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 2 मिलेगा। इसी को अगर आप इक्वेशन नंबर 10 में रखते हो तो इक्वेशन नंबर 10 में अगर आप रखोगे तो दिस विल इंप्लाइज यहाँ पे देखना x1 माइनस कितना हो जाएगा x2 इज इक्वल्स टू 4, x1 की वैल्यू इसमें रख दो तो ये हो जाएगा -x2 के बराबर में कितना 4 माइनस x1, 4 माइनस कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हमसे हो गया कि 2 को 10 कर देंगे तो 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ, ठीक है, बात ध्यान से सुनना, हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 क्या है, x1 माइनस x2 है ना, इक्वेशन नंबर 10 हमारे पास क्या है x1 माइनस x2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप x1 की जगह पे 1 रखो तो वो कितना हो जाएगा 1 माइनस x2, 1 को उधर शिफ्ट कर दो कितना हो जाएगा -x2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, दैट इज x2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस साइन को उधर शिफ्ट कर देंगे ये हो जाएगा -3,
4 माइनस 1 कितना -3 और यहाँ पे आप x2 माइनस साइन को शिफ्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा x2 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखना अब हमारे पास देखो इक्वेशन नंबर 1 में ही अगर आप ये x2 की वैल्यू रखो या फिर x1 की वैल्यू रखो तो x3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 1। x1 कितना है 1 है तो x1 की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना होगा 6 होगा। 1 को अगर आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। x3 जो है वो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, मतलब x1 का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना मिलता है 1 मिलता है, x2 का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना मिलता है -3 मिलता है। ठीक है ना, x2 का वैल्यू कितना मिलता है -3 मिलता है और x3 का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितना मिलता है 5 मिलता है। अब जैसे इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने x1 x2 x3 की वैल्यूज निकाली वैसे ही आप लोग क्या करेंगे देखेंगे कि y1 y2 y3 कहां पे। ठीक है, यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर देखो y1 y2 y3 आपको कहां पे दिख रहा है तो y1 y2 y3 जो है ना y1 y2 y3 जो है वो आपको इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 5 है ना, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 8 में दिख रहा है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 8 जो है इसको क्या करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे सॉल्विंग, ठीक है ना, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 8। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या दिया गया था, इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या दिया गया था y1 + y3 = 0 है ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे y1 + y3 = कितना 0। उसके बाद देखना इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास कितना है y2 + y3 = 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y2 + y3 = कितना 4 है ना, कितना है y2 + y3 = 4। उसके बाद देखना यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 इक्वेशन नंबर 8 इक्वेशन नंबर क्या है y1 + y2 = 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y1 + y2 = कितना 2। इसको आप यहाँ पे दे दीजिएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था, ये आपका इक्वेशन नंबर 5 था और ये आपका इक्वेशन नंबर 8 था। अब यहाँ पे देखना इक्वेशन नंबर 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 5 अगर आप करते हो तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 का LHS क्या है y1 + y3 है, ठीक, और इक्वेशन नंबर 5 का LHS क्या है y2 + y3 है। तो जब मैं माइनस करूंगा तो इक्वेशन नंबर 1 का LHS 2 का LHS कितना है y1 + y3 है और यहाँ पे माइनस इक्वेशन नंबर 5 का जो LHS है वो कितना है y2 + y3 है, तो ये हो जाएगा y2 + y3 और इसके बराबर में देखो कितना आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 का RHS 0 है माइनस इक्वेशन नंबर 5 का RHS कितना है -4 है, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा y1 + y3 और यहाँ पे माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -y2 - y3 के बराबर में कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये देखना y3 - y3 विल गेट कैंसल्ड, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा y1 - y2 के बराबर में कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। इसको आप दे देंगे यहाँ पे क्या इक्वेशन नंबर 11 इक्वेशन नंबर 10 जो है हमने ऑलरेडी दिया गया था। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या दे देंगे इक्वेशन नंबर 11 दे देंगे। अब देखो इक्वेशन नंबर 8 में क्या है y1 + y2 = 2 है, इक्वेशन नंबर 11 में क्या है y1 - y2 = 2 है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दे इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 11 तो देखो क्या मिलेगा y1 + y1 कितना हो जाएगा 2y1, ये y2 - y2 ये y2 और ये -y2 कैंसिल हो जाएगा, देन उसके बाद देखना 2 - 4 जो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो y1 की वैल्यू मिलेगी y1 की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिलेगी -1 मिलेगी। ठीक है ना, y1 की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिलेगी -1 मिलेगी। इस y1 की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रखो तो आपको y3 y2 और y3 का वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में रखें तो यहाँ पे देखो y1 का वैल्यू कितना है -1, तो ये हो जाएगा -1 + y3 = 0, तो जो y3 की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है ना, कितनी हो जाएगी तो 1 हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे देखना अगर आप y3 की y1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 में रखें तो आपको y2 का वैल्यू मिल जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 8 विल इंप्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा y1 कितना है -1 + y2 के बराबर में कितना है 2 है, तो ये y2 = कितना हो जाएगा 2 + 1 दैट इज y2 = कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो y2 जो है वो आपको यहाँ पे कितना मिलता है 3 मिलता है, y1 -1 मिला, y3 आपको 1 मिला, y2 आपको यहाँ पे कितना मिलता है 3 मिलता है। ठीक है ना, कितना मिलता है तो 3 मिलता है। ठीक, चलिए वैसे ही हम लोग क्या करेंगे Z1 Z2 और Z3 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो
चलो ठीक है ना, तो हमने y1 y2 y3 निकाल लिया, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अब z1 z2 और z3 की भी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। किसकी वैल्यू निकालेंगे, तो भाई साहब z1 z2 और z3 की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ठीक है, यहाँ पे देखना कि आपका z1 z2 z3 जो है वो किन इक्वेशंस में आपको दिख रहा है, किन किन इक्वेशंस में आपको दिख रहा है। तो देखो पहले आपको इक्वेशन नंबर 3 में दिख रहा है, तो इक्वेशन नंबर 6 में दिख रहा होगा, तो इक्वेशन नंबर 9 में दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 9 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे सॉल्विंग, ठीक है ना, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 9 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि इक्वेशन नंबर 3 में जो है वो आपको क्या दिया गया है, z1 plus z3 is equals to 2 दिया गया है। क्या दिया गया है, z1 plus z2 is equals to 3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे z1 plus z2 के बराबर में यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3, है ना। z1 plus z2 is equals to z3 is equals to कितना 2, है ना। z1 plus z3 not z2, ये कितना है, z3, ठीक है। थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। उसके बाद देखिएगा इक्वेशन नंबर 6 जो क्या दिख रहा है आपको, z2 plus z3 is equals to z2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे z2 plus z3 is equals to आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, z2 plus z3 is equals to कितना है, -6 है। ये आपका इक्वेशन नंबर 6 हो गया। और वैसे देखना इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 9 आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 9 क्या है, तो इक्वेशन नंबर 9 है आपका z1 plus z2 is equals to कितना, -8। तो यहाँ पे आप लिखेंगे z1 plus z2 is equals to कितना, z1 plus z2 is equals to कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। अब देखिएगा आप इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 6 को माइनस करेंगे, है ना। तो इक्वेशन नंबर 3 माइनस क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 6। देखो इक्वेशन नंबर 3 का एलएचएस क्या है आपका, z1 प्लस कितना है आपका, z3 है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस इक्वेशन नंबर 6 का एलएचएस कितना है, तो ये है आपका z2 प्लस ये है आपका z3, ठीक है। ये कितना है आपका z3, ठीक है। देन इक्वेशन नंबर 3 का आरएचएस देखो कितना दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, ठीक है। और ये माइनस है इक्वेशन नंबर 6 का आरएचएस जो कितना है, -6 है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पे ये z1 plus z3 माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -z2 और ये हो जाएगा -z3। इसके बराबर में आपको कितना मिलेगा, 2 plus 6 मिलेगा। z3 minus z3 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो z1 minus z2 यानी ये कितना हो जाएगा आपका, z1 minus z2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे z1, ठीक है ना, z1 माइनस कितना, z2 के बराबर में कितना हो जाएगा, 3 plus 6 कितना हो जाएगा, तो 3 plus 6 हो जाएगा आपका 9, है ना। 3 plus 6 कितना हो जाएगा, तो 3 plus 6 आपका हो जाएगा 9, ठीक है। तो z1 minus z2 आपको यहाँ पे कितना मिलता है, 9 मिलता है। अब इसको आप दे दीजिएगा कितना, इक्वेशन नंबर 12। नाउ इक्वेशन नंबर 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको और इक्वेशन नंबर अगर आप 9 को सॉल्व करो ना, यहाँ पे क्या मिला, z1 minus z2 मिला। तो इक्वेशन नंबर 9 है ना, इक्वेशन नंबर 9 प्लस इक्वेशन नंबर 12 अगर आप करोगे तो देखो इक्वेशन नंबर 9 का एलएचएस क्या है, z1 plus z2 है ना। इक्वेशन नंबर 9 का एलएचएस क्या है, z1 plus z2। तो ये हो जाएगा आपका z1 plus z2 प्लस ये हो जाएगा z1 minus z2। इसके बराबर में देखना इक्वेशन नंबर 9 का राइट हैंड साइड कितना है, -8 है। और इक्वेशन नंबर 12 का राइट हैंड साइड कितना है, +9 है ना, कितना है, +9 है। तो आपको यहाँ पे देखना ये z2 minus z2 विल गेट कैंसिल। ये हो जाएगा z1 plus z1, ये हो जाएगा आपका 2z1 के बराबर में कितना आ जाएगा, -8 plus 9 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। -8 plus 9 कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आप प्रॉपर्ली पहले। यहाँ पे आप देखना, ठीक है ना। 3 minus of -6 है ना, हमें जो इक्वेशंस मिले थे एक बार उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो -8 plus 9 -1 हो जाएगा, वो -1/2 होना चाहिए, है ना। कितना हो जाएगा, -1/2। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। देखो z3 कितना था आपके पास, z3 हमारे पास कितना था, एक बार चेक कर लेते हैं। तो z3 था हमारे पास z1 plus z3 is equals to 2। तो लिखा हमने z1 plus z3 is equals to 3। लेकिन क्या लिखना चाहिए था, हमें यहाँ पे 2 लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे 3 की जगह पे 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखना एक और बार चेक कर लो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 क्या है,
Z2 plus Z3 is equals to -6, तो Z2 plus Z3 is equals to -6। इक्वेशन नंबर 9 जो है वो आपको क्या दिया गया है, तो इक्वेशन नंबर 9 है वो आपको यहाँ पे कितना दिया गया, देखो इक्वेशन नंबर 9 कहाँ पे है, तो इक्वेशन नंबर 9 जो है, अरे 9 कहाँ पे हमारा वाला है, और इक्वेशन नंबर 9 का है आपका Z1 plus Z2 is equals to -8। देखो Z1 plus Z2 is equals to कितना -8, बस यही पे आपको करेक्शन करना था। तो ये आपका यहाँ पे 3 की जगह पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका 2 plus 6 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कितना आएगा आपका 8 आएगा। इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे ये लेंथी क्वेश्चंस है ना, ये आपके लेंथी क्वेश्चंस है, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक्स जो है वो होना हो सकता है, ठीक है ना, थोड़ी मिस्टेक जो है वो आपकी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत प्रिकॉशन लेके हमें सॉल्व करना होता है ना, बहुत प्रिकॉशन लेके हमें यहाँ पे सॉल्व करना होता है। तो ये +9 की जगह पे अभी कितना आ जाएगा आपका +8 आ जाएगा, ये हो जाएगा +8, तो -8 +8, ठीक है। तो 2Z1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8 + 8 0, दैट इज Z1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, है ना। Z1 के बराबर में आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है ना, कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। उसके बाद देखिएगा ये जो Z1 की वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर 12 पे रखिए, तो इक्वेशन नंबर 12 पे रखेंगे तो आपको देखो Z1 के बराबर में कितना मिलेगा, 0, तो ये हो जाएगा -Z2 इज इक्वल टू कितना 8, है ना, तो ये हो जाएगा आपका Z2 इज इक्वल टू कितना -8, तो Z2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है, और Z1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यही वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में रखो, तो इक्वेशन नंबर 3 में रखो या फिर इक्वेशन नंबर आप 6 में रखो। इक्वेशन नंबर 6 में रखोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 6 विल इंप्लाइज, है ना, इक्वेशन नंबर 6 विल इंप्लाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखना Z2 plus Z3, Z2 कितना है -8 है, तो ये हो जाएगा आपका -8 plus Z3, और यहाँ पे इसके बराबर में कितना दिया गया है, इसके बराबर में कितना है -6 है, तो ये हो जाएगा -6, तो आपको मिलेगा Z3 इज इक्वल टू कितना -6 plus 8, दैट इज Z3 इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, Z3 इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 2 मिलेगा, ठीक है। Z3 इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 2 मिलेगा। Z2 इज इक्वल टू कितना मिला -8, और Z1 इज इक्वल टू कितना मिला 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x1 x2 x3 Z1 Z2 Z3, ठीक है, और y1 y2 y3 की वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड करी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, सो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर A ऑफ, ठीक है। अब देखो x1 y1 Z1, x1 का वैल्यू कितना था, x1 का वैल्यू कितना था, देखो x1 हमने कितना निकाला था, पे निकाला हुआ है x1, x1 कितना था 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, है ना, 1। उसके बाद देखो y1, y1 कितना है, y1 कितना है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना -1, कॉमा Z1, देखो Z1 कितना है तो 0 है, तो ये हो जाएगा 0। तो ट्रायंगल की फर्स्ट वर्टाइसिस आपको यहाँ पे क्या मिलती है, 1, -1, 0, ठीक है। देन उसके बाद क्या था, b ऑफ Z1 x2 y2, z2, है ना, x2 y2 z2। तो यहाँ पे देखो x2 कितना दिया हुआ है, x2 कितना निकाला था हमने, x2 निकाला था -3, तो ये हो जाएगा कितना -3, y2 देखो y2 कहाँ पे दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 3, कॉमा कितना Z2 देखो कहाँ पे दिख रहा है -8, तो ये हो जाएगा -8, ठीक है। उसके बाद देखना एंड C ऑफ, ठीक है, C ऑफ, ठीक है, पॉइंट C के जो वर्टाइसेस उसको हमने किससे डिनोट किया था, x3, y3, z3। तो यहाँ पे देखो x3 y3 z3, x3 कितना दिख रहा है, x3 कितना है हमारे पास, x3 है 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, ठीक है, कॉमा y3 देखो कितना है 1, तो ये हो जाएगा 5, 1, ठीक है। देन क्या है आपका Z3 आपके पास देखो कितना दिया हुआ है, Z3 कितना है, Z3 है आपके पास 2, ठीक है। तो A ऑफ 1, -1, 0, B ऑफ -3, 3, -8, एंड C ऑफ आपको यहाँ पे क्या मिला 5, 1, 2, ठीक है। R, ठीक है ना, R the vertices of triangle AB and C, ठीक है। तो A ऑफ 1, -1, 0, ठीक है, B ऑफ, ठीक है ना, B ऑफ -3, 3, -8 एंड C ऑफ 5, 1, 2, ये क्या हो गई हमारे ट्रायंगल की वर्टाइसेस हो गई, ठीक है ना, क्या हो गई हमारे ट्रायंगल की वर्टाइसेस हो गई, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। क्या हमें वर्टाइसेस निकालने के लिए कहा गया था, नहीं, हमें क्या निकालने के लिए कहा गया था, हमें इसकी, ठीक है ना, हमें सेंट्रोइड निकालने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो नाउ देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर लेट, ठीक है, लेट x, y, z
be the coordinates be the coordinates of centroid, ठीक है, be the coordinates of centroid, ठीक है। तो हमने सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट्स क्या मानी, x, y, z मानी, ठीक है। और देखो सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसेस हमारे पास है, a क्या है 1, -1, 0, b की जो वर्टाइसेस है वो क्या है -3, 3, -a, और जो c की वर्टाइसेस है वो यहाँ पे क्या है 5, 1, 2। देन बाय अकॉर्डिंग टू द फार्मूला फॉर द सेंट्रोइड, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड, ठीक है। देखो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट कितना है x, ठीक है। उसके बाद देखो बाय अकॉर्डिंग टू द फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे a की x कोऑर्डिनेट क्या है 1, b की x कोऑर्डिनेट कितना है -3, c की x कोऑर्डिनेट कितना है 5, तो ये हो जाएगा 1 -3 + 5 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखना है यहाँ पे सेंट्रोइड की y कोऑर्डिनेट क्या है y है, ठीक है। और यहाँ पे देखो a b और c की y कोऑर्डिनेट क्या है -1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 1, इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रोइड की z कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू कितना होगा, a b और c की z कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 -8 प्लस कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखना x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1 -3 + 5, है ना। 1 -3 कितना होता है, तो 1 -3 हो जाएगा -2 + 5 कितना हो जाएगा 3/3 हो जाएगा। उसके बाद देखना यहाँ पे y की जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको यहाँ पे क्या मिल रही है -1 + 3 + 1, ये देखो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3/3 हो जाएगा, ठीक है। और जो z की कोऑर्डिनेट्स है देखो कितनी आ जाएगी, ठीक है ना, वो कितनी आएगी, तो यहाँ पे देखिएगा z की जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितनी आएगी -8 + 2 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, -6 बाय कितना आ जाएगा ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे आपको x के बराबर में कितना मिलेगा 1 मिलेगा, y के बराबर में भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और z इज इक्वल टू कितना है -6/3 है, और -6/3 कितना होता है -2 होता है, तो z के बराबर में यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, ठीक है, तो सेंट्रोइड G इज, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1, 1, -2, है ना, कितना हो जाएगा 1, 1, -2, ठीक है। तो जो सेंट्रोइड है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिलते हैं 1, 1, -2 मिलते हैं, व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।